दोस्तों, बॉलीवुड स्टार संजय दत्त के परिवार का एक बहुत ज़बरदस्त इतिहास रहा है। उनके पिता, उनकी माताजी दोनों ही बहुत बड़े बॉलीवुड स्टार रहे, सुनील दत्त, नरगिस। लेकिन सुनील दत्त साहब की एक और लेगेसी है। दोस्तों, सुनील दत्त साहब न केवल एक बहुत सफल बॉलीवुड एक्टर थे, बल्कि जब वो राजनीति में आए तो आज भी एक बॉलीवुड एक्टर अगर राजनीति में आता है तो कितना सफल राजनीतिज्ञ बन सकता है, सुनील दत्त साहब उसका उदाहरण है। दोस्तों, आज भी महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में सुनील दत्त साहब का नाम बड़े सम्मान, बड़े अदब के साथ लिया जाता है और राजनीति की उनकी यही लेगेसी संजय दत्त तो आगे नहीं बढ़ा पाए उतनी मजबूती से, लेकिन उनकी बेटी प्रिया दत्त ने आगे बढ़ाई है। प्रिया दत्त, जो कि अपने पिता की तरह खांटी कांग्रेसी हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। एक ऐसा बयान जो चुनाव से पहले न केवल उनके तेवर, उनके कलेवर, बल्कि उनकी नीयत भी स्पष्ट करता है। दोस्तों, संजय दत्त हाल के सालों में उनका रुझान राजनीति के तौर पर किधर है, इसको लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन रहा। लेकिन प्रिया दत्त कांग्रेसी ही रहीं और कांग्रेस के साथ मनमुटाव हुए, चुनाव हारी भी, लेकिन कभी कोई दूसरी पार्टी का हाथ नहीं थामा। और अब जैसी जानकारी मिल रही है वो ये है कि संजय दत्त की बहन प्रिया दत्त, जो कि मुंबई की पॉलिटिक्स में बड़ा नाम भी हैं और अपने पिता की पॉलिटिक्स को आगे भी बढ़ा चुकी हैं, वो एक बड़ी मुसीबत बन सकती हैं बीजेपी के लिए। कैसे, सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी दोस्तों। लेकिन उससे पहले प्रिया दत्त ने एक बात बोली है जो ये बताती है कि ये जो बात प्रिया दत्त ने बोली है ये आम मुंबईकर के लिए कैसे चिंता का सबब बन गई है। दोस्तों, प्रिया दत्त ने कहा है, हत्यारे बन रहे हैं हीरो, गिरफ्तारी के बाद मीडिया को इंटरव्यू दे रहे हैं शूटर, लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर से सुरक्षित तरीके से अपना घिनौना धंधा चला रहा है। हम किस दुनिया में रह रहे हैं। दोस्तों, दिल्ली में बैठे लोग या फिर अपने अपने शहरों में आप जो इस खबर को देख रहे हैं कि जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों ने, उसके शार्प शूटर्स ने बाबा सिद्दीकी जैसे हाई प्रोफाइल हत्या को अंजाम दिया और उसके बाद खुलेआम उस हत्याकांड की जिम्मेदारी भी ले ली, और लॉरेंस बिश्नोई के नाम की वजह से भारत को इंटरनेशनल लेवल पर कितनी फजीहत झेलनी पड़ रही है, आपके हमारे लिए केवल एक खबर हो सकती है। लेकिन यकीन जानिए, मुंबई के लोगों के लिए ये खतरे की घंटी है। मुंबई का, चाहे वो कोई आम आदमी हो या खास आदमी हो, मुंबई का कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, कोई बॉलीवुड का स्टार हो, कोई कॉरपोरेट लेवल का राजनीतिज्ञ हो, या फिर सांसद या फिर मंत्री हो, या फिर स्वयं मुख्यमंत्री हो, उसके लिए मैटर ही अलग है। प्रिया दत्त, जो कि न केवल ऐसे खानदान से आती हैं जिनकी बॉलीवुड में एक लेगेसी है, बल्कि एक खांटी राजनीतिज्ञ भी हैं, उन्होंने जो बात बोली है वो दरअसल मुंबई के एक आम जनमानस की पीड़ा है। जो लॉरेंस बिश्नोई और उसके गुर्गों ने किया वो तो चिंताजनक है ही, उससे ज़्यादा चिंताजनक ये है जिसको लेकर मैंने आज सुबह आपको एक खबर दिखाई थी। दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई के एक शार्प शूटर को उत्तर प्रदेश के मथुरा से पुलिस ने गिरफ्तार किया और योगेश कुमार नाम का बताया जा रहा है। योगेश कुमार ने बकायदा न्यूज़ चैनल्स में इंटरव्यू दिया है। मतलब आप सोचिए, इससे पहले किसी शार्प शूटर का इंटरव्यू देखा है आपने हमारे देश में? कभी किसी अपराधी को इंटरव्यू देते देखा है हमारे देश में आपने? लेकिन अब हो रहा है। एक शार्प शूटर, जैसा कि मैंने उस वीडियो में भी कहा था अपनी, एक शार्प शूटर का ना, पुलिस चाहे तो कोई फोटो भी ना ले सके। पुलिस के पास इतनी ताकत होती है, मीडिया उसकी फोटो भी तब ले सकती है जब पुलिस चाहती है। लेकिन आप देखिए, पुलिस ने अपनी मौजूदगी में लॉरेंस बिश्नोई के शार्प शूटर को बिठाया, उसके आगे माइक लगाए, बल्कि अपराधी ये ज्ञान बघार रहा है कि बाबा सिद्दीकी को मारा तो बहुत अच्छा किया लॉरेंस बिश्नोई ने, क्योंकि बाबा सिद्दीकी पर तो मकोका था, वो कोई अच्छा आदमी थोड़े ही था। मतलब एक अपराधी, एक पीड़ित को जिसकी हत्या हो गई, जिसका परिवार जस्टिस की मांग कर रहा है, न्याय की मांग कर रहा है, एक अपराधी उसका कैरेक्टर एसेसिनेशन कर रहा है। पहले उस गैंग ने उसको जान से मारा, उसके बाद उस गैंग के लोग उसके चरित्र का हनन कर रहे हैं, उसके देहांत होने के बाद, उसको जान से मारने के बाद। दोस्तों, हमारे यहाँ समाज में तो ऐसा चलन है कि अगर कोई आदमी बहुत ही बुरा है ना, जिसने वाकई में लोगों के साथ बहुत बुरा किया है, तो भी अगर वो उसका देहांत हो जाए तो हम कहते हैं स्वर्गवासी हो गया। हमारे देश में इस तरह का संस्कार ही नहीं है। और दोस्तों, बाबा सिद्दीकी तो डबल इंजन सरकार की सत्ताधारी दल के एनडीए के एक गुट का, एनडीए की एक पार्टी का नेता था। बाबा सिद्दीकी थोड़ी कोई कांग्रेस का नेता या शरद पवार की पार्टी का नेता था, वो तो अजित पवार की पार्टी एनसीपी के नेता था। और सोचिए, एक ऐसा शख्स जो इतना हाई प्रोफाइल है, उसको ना केवल लॉरेंस बिश्नोई की गैंग ने मार डाला, बल्कि उस गैंग के शार्प शूटर्स उसका कैरेक्टर एसेसिनेशन कर रहे हैं। और इसी बात को लेकर प्रिया दत्त ने अपने मंसूबे क्लियर कर दिए कि ये किस तरह के माहौल में हम जी रहे हैं कि एक अपराधी गुजरात की जेल में बंद होकर पूरी दुनिया में अपना रैकेट चला रहा है।
और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। हम बकायदा उसके क्राइम को ग्लैमराइज कर रहे हैं और बता रहे हैं कि बाप रे, दाऊद के बाद अगर कोई इतना बड़ा सरगना बन गया जो मुंबई पर आज राज करता है वो लॉरेंस बिश्नोई है। 31 साल के इस लड़के ने देखिए क्राइम की दुनिया पर अपना बेताज बादशाह बन गया है। ये मतलब आप सोचिए, कोई 20-21 साल का बच्चा अगर इसको देख रहा होगा, उसके दिमाग में किस तरह के थॉट आ रहे होंगे इन क्रिमिनल्स को लेकर। और मुंबई के लोग जिन्होंने 80 और 90 के दशक में खुलेआम मुंबई की सड़कों पर गैंग वॉर्स देखे हैं, डी कंपनी का राज देखा है, जो बड़ी मुश्किल से उस दौर से निकले हैं, और निकले हैं तो ऐसे निकले हैं कि आज मुंबई सबसे सेफ सिटी है। चाहे आप महिला हिंसा को लेकर बात कर लें, चाहे आप जनरल क्राइम को लेकर बात कर लें, मतलब उत्तर प्रदेश और बिहार, इनफैक्ट दिल्ली की भी सड़कों पर रात को एक लड़की इतना सुरक्षित महसूस नहीं करेगी जितना मुंबई की सड़कों पर महसूस करेगी। ये मैं खुद इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं रही हूँ मुंबई में, कम वक्त के लिए सही, लेकिन मैंने देखा है मुंबई में। बड़ी बात यह है दोस्तों, उस मुंबई को असुरक्षित बनाने में, वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को धता बताने में जिस गैंगस्टर का हाथ है, उस गैंगस्टर को हाथ पर हाथ धरे गुजरात की एक जेल में न जाने किस चीज़ के लिए छोड़ा जा रहा है, न जाने अब गाड़ियाँ क्यों नहीं पलट रही हैं, एनकाउंटर क्यों नहीं हो रहे हैं। बड़ा सवाल तो यही है ना, बुलडोजर पता नहीं आजकल छुट्टी वुट्टी पे चला गया है क्या। दोस्तों, अब लॉरेंस बिश्नोई के शार्प शूटर को जब इंटरव्यू दिया गया तो इस पूरे मामले में पुलिस भी जागी, पुलिस की किरकिरी हुई। तो दोस्तों एसएसपी ने एक दरोगा और 2 कांस्टेबल को इस मामले में सस्पेंड कर दिया। लेकिन मैं तो हैरान हूँ दोस्तों, ये दरोगा और एसएसपी, इनको क्या पता नहीं है कि किसका इंटरव्यू कराना चाहिए और किसका इंटरव्यू नहीं कराना चाहिए। वहीं प्रिया दत्त के बारे में भी मैं जिक्र करना चाहती हूँ दोस्तों। प्रिया दत्त, ऐसी चर्चा है कि प्रिया दत्त बीजेपी के लिए मुंबई की एक सीट में मुसीबत बन सकती हैं। वो सीट जो कि मौजूदा दौर में बीजेपी के पास है, बीजेपी के विधायक है वहाँ से, और ये हो सकता है कि कांग्रेस की टिकट से प्रिया दत्त एक महत्वपूर्ण सीट से चुनाव लड़ें। और अगर ऐसा होता है, वही सीट वो चुनती हैं और पार्टी उनको वो टिकट दे देती है सीट से, तो ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि प्रिया दत्त वो सीट निकाल लें। दोस्तों खबरें ये आ रही हैं कि प्रिया दत्त, जो कि पूर्व में सांसद भी रह चुकी हैं, वो कांग्रेस के टिकट से बांद्रा पश्चिम से प्रत्याशी बन सकती हैं। और बांद्रा पश्चिम में मौजूदा तौर पर, जैसा कि मैंने आपसे कहा, बीजेपी के विधायक है आशीष शेलार, बहुत पॉपुलर विधायक हैं, और इनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी प्रिया दत्त को मैदान में उतार सकती है। प्रिया दत्त का भी अच्छी खासी साख है उस सीट में। इसके अलावा दोस्तों मैं ये भी बता दूं आपको दोस्तों, इसी क्षेत्र से सांसद भी रह चुकी हैं प्रिया दत्त, पश्चिमी मुंबई के क्षेत्र से सांसद भी रह चुकी हैं। और इस सीट में ये भी समीकरण है दोस्तों कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के नेता वर्षा गायकवाड़ ने इस सीट में जीत दर्ज की थी, और जीत भी अच्छी खासी मिली थी। 69,000 वोट से जीत हासिल करना बहुत बड़ी जीत होती है महाराष्ट्र जैसे राज्य में, जहां कट टू कट कॉम्पिटिशन था और सभी प्रत्याशियों पर काफ़ी पैसा बहाया गया था। और महाराष्ट्र के जो प्रत्याशी होते हैं वो तो वैसे भी आर्थिक तौर पर काफ़ी संपन्न माने जाते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो। तो प्रिया दत्त के लिए इस सीट में उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि अभी 4 महीने पहले इस सीट में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो ये सीट बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस ने निकाली थी और अच्छे खासे मार्जिन से निकाली थी। इस सीट से प्रिया दत्त सांसद भी रह चुकी हैं और फिलहाल इस सीट में बीजेपी का कब्जा है। लेकिन अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा और ये सीट कांग्रेस के खाते में चली गई तो ये संभव है कि प्रिया दत्त इस सीट से चुनाव लड़ें। और प्रिया दत्त उस पूरे चुनावी मोड में आ भी गई हैं, इसीलिए दोस्तों सोशल मीडिया में वो बात लिख रही हैं जो इस वक्त मुंबई के हर आमुखाज की ज़ुबान पर है कि ये हो क्या रहा है। आखिर मुंबई को एक बार फिर से गुनहगारों, क्रिमिनल्स और गैंगस्टर्स के तश्तरी में क्यों परोस कर दिया जा रहा है। अरबों खरबों रुपए का जो ये पूरा का पूरा अंडरवर्ल्ड का साम्राज्य है, जिस पर कब्जा जमाने के लिए डी कंपनी ने दशक लगाए, बड़े गुमान से मीडिया में क्यों प्रसारित किया जा रहा है कि देखिए लॉरेंस बिश्नोई ने कुछ सालों में कमा लिए। दोस्तों डी कंपनी का जो हाल हुआ उसके बाद मुंबई की सड़कों में जो महाराष्ट्र पुलिस ने उसका सफाया किया वो भी सब जानते हैं। तो बड़ा सवाल ये है कि जब महाराष्ट्र के लोगों ने, मुंबई के लोगों ने मुंबई पुलिस पर ही अंडरवर्ल्ड पर ऐसा एक्शन लेते देखा है, थोड़ा एनकाउंटर पर एनकाउंटर होते देखे हैं, तो मुंबई के लोग अभी उन्हीं स्मृतियों में जी रहे हैं ना कि भाई हमने अपने सामने अपराधियों का खात्मा होते देखा, सारी गैंग वॉर्स होती देखी, तो फिर से मुंबई में उस तरह का राज, उस तरह का दबदबा कायम क्यों होने दिया जा रहा है। और ये सत्ता का संरक्षण कौन दे रहा है बिश्नोई गैंग को। दोस्तों यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि दोनों ही गठबंधन, चाहे एनडीए गठबंधन हो या इंडिया गठबंधन या फिर यूं कह ले महायुति गठबंधन हो या फिर महाअघाड़ी गठबंधन, दोनों ही गठबंधनों में सीटों को लेकर काफ़ी पशुपेश है। दोनों ही गठबंधनों में 70% सीटों पर बात बन गई है। इसीलिए अभी बड़े नेताओं का आपने
रैलियों का सिलसिला भी नहीं देखा होगा, क्योंकि कुछ सीटों पर पेच फंसा हुआ है। इंडिया गठबंधन की करीब करीब 60 से 70 सीटें हैं जहां पर पेच फंसा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट सीट्स हैं वो, और इतनी सीटें एनडीए की भी हैं, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि वो कम से कम 150 के आसपास सीटें हैं जिस पर वो अकेले लड़े। टारगेट तो अमित शाह का है कि 160 सीटों पर वो अकेले लड़े। वहीं दोस्तों कांग्रेस, शिवसेना और शरद पवार भी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बार्गेन और इंपॉर्टेंट सीट्स उनके पास रहें। तो अभी दोनों ही गठबंधनों में सीट शेयरिंग को लेकर बात चल रही है, लेकिन दोनों ही गठबंधनों में जब सीट शेयरिंग की बात फाइनल हो जाएगी तो उम्मीदवारों का ऐलान भी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट जो टिकट बंटवारा है वो लगभग डन है। बस इन जो मेन इंपॉर्टेंट सीट्स हैं वही उन्हीं पर पेच फंसा हुआ है। प्रत्याशी लगभग हर पार्टी ने अपने फाइनल किए हुए हैं। दोस्तों, अगर आशीष शेलार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी प्रिया दत्त को उम्मीदवार बना देती है तो आपको क्या लगता है, क्या वो एक बड़ी कंटेंडर के तौर पर, एक बड़ी उम्मीदवार के तौर पर उभरेंगी? क्योंकि जो बात उन्होंने बोलनी शुरू कर दी है वो एक्चुअली में एक आम मुंबईकर के दिल का दर्द है, और एक नेता बहुत अच्छे से जानता है कि आम आदमी के दिल का दर्द कब, कैसे, किन शब्दों में उसको जनता के बीच ही रखना है। क्या आपको लगता है दोस्तों, क्या मुंबई में इस बार इसी मुद्दे पर चुनाव होगा? क्योंकि मुंबई, आप यकीन मानिए, न्यूज़ चैनल्स को इस मामले में टीआरपी मिल सकती है भर भर के। लॉरेंस बिश्नोई को लार्जर देन लाइफ बताकर, और बाबा सिद्दीकी को या सलमान खान को विलन बताकर, या लॉरेंस बिश्नोई के क्राइम को एक अलग लेवल पर दिखाकर। लेकिन मुंबई में एक गैंगस्टर का महिमा मंडन करना किसी भी पार्टी के लिए खराब साबित हो सकता है, नुकसानदेह साबित हो सकता है। एक ऐसी पार्टी जिसके लिए इस तरह की छवि भी बने कि ये किसी गैंगस्टर को संरक्षण दे रही है, ये उस पार्टी के लिए ठीक नहीं है। मुंबई के लोगों को वोट देना, यकीन जानिए, जो लोग टीवी देख रहे हैं ना, और जो लोग इस तरह की खबरों को सोशल मीडिया में प्रोपेगेट कर रहे हैं, उन लोगों ने वोट नहीं देना है, वोट आम मुंबईकर ने देना है। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की ज़रूर करें।